मिडिल ईस्ट के दो ताकतवर देश ईरान और इजराइल एक दूसरे के आमने सामने हैं। टकराव की स्थिति है। ऐसे में पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है। कौन सा खेमा किसके साथ है, भारत की क्या पोजीशन है, भारत किसका साथ दे रहा है, यही मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इजराइल और ईरान एक दूसरे से सटा हुआ मुल्क नहीं है, ये एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, लेकिन वैचारिक और पॉलिटिकल भिन्नता बहुत ज़्यादा है इन दोनों मुल्कों की। ये वो मुल्क हैं जो एक दूसरे के दूर हैं, आपस में उनकी सीमाएं नहीं जुड़ती, लेकिन द्वंद्व देखिए कितना ज़्यादा है। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये भी है जो इतिहास कहता है कि एक वक्त में ईरान और इजराइल एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन ईरान की सत्ता बदलने के साथ ही वैचारिक भिन्नता आई और आज ये दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। और दुश्मनी भी ऐसी वैसी नहीं, दुश्मनी भी ऐसी कि दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए उतारू हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि दुनिया किसके साथ है, दुनिया के बड़े मुल्क किसका साथ दे रहे हैं। चूंकि ये देश मिडिल ईस्ट का है, तो ऐसे में ये एक मुस्लिम राष्ट्र है, तो ऐसे में जो मुस्लिम राष्ट्र है, जो इस्लामिक स्टेट्स हैं, वो किसके साथ हैं। सबसे पहले बात हम टर्की से करेंगे। टर्की वो मुल्क है जिसने इजराइल को देश के रूप में पहली बार मान्यता दी थी, और वही टर्की आज इजराइल के खिलाफ है। इस्लामिक कंट्री है टर्की भी, और ईरान का साथ वो खुल कर दे रहा है। टर्की के बारे में ये साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर है कि कई मुस्लिम देशों के साथ टर्की भी इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है, और दोनों देशों और जाहिर तौर पर जो ईरान है, ईरान के लिए वो खुलकर के समर्थन कर रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि 13 तारीख को जो कार्रवाई इजराइल ने की है वो कार्रवाई इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इजराइल ने 13 तारीख को जो सरप्राइज, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 13 तारीख को जो इजराइल ने और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि 13 जून को इजराइल ने जो सरप्राइज अटैक ईरान पर किया, उसके पीछे इजराइल तर्क ये देता है कि दुनिया के अस्तित्व को वो बचा रहा है। तर्क ये देता है कि ईरान परमाणु जो बम है, जो परमाणु हथियार है, वो बनाने के बेहद करीब है, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। दरअसल इजराइल ये नहीं चाहता कि उसके अलावा मिडिल ईस्ट में कोई और कंट्री भी ऐसी आए जो परमाणु संपन्न हो। वहीं दूसरी तरफ ईरान परमाणु हथियार क्यों बनाना चाहता है, क्यों परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है, ईरान के अपने तर्क हैं। लेकिन यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल जो है वो उसे अपनी बपौती समझता है। इजराइल अपनी ताकत को दिखाना चाहता है, क्योंकि इजराइल एक परमाणु संपन्न देश है और वो नहीं चाहता कि उस इलाके में उसे चैलेंज देने वाला कोई दूसरा मुल्क भी पनपे। और इसी बात का विरोध ईरान कर रहा है। ईरान पिछले कई अरसे से बहुत तरह के सैंक्शंस यूएस की तरफ से झेल चुका है। मिडिल ईस्ट में अगर आईएईए की बात की जाए तो कई तरह की पाबंदियां ईरान पर पिछले कई सालों के दौरान लगी हैं। अब इजराइल की इस जंग में, इजराइल ने जो जंग शुरू की है उसमें खुले तौर पर यूएस का समर्थन है। अब ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो बाहर सामने आके कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता करूंगा। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो आग लगा करके एक बार साइडलाइन हो जाना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं। पहले तो इजराइल को सपोर्ट कर दिया, अब इजराइल कह रहा है कि आप युद्ध में कूदो, तो वो युद्ध में कूद भी नहीं रहे और शांति दूत बनते हुए ये स्टेटमेंट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इसको आप ज़रा देखिए और इस स्टेटमेंट को देखकर आप समझ जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह, जिस तरह जो वो बात कर रहे हैं उसने इजराइल को मायूस किया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिख रहे हैं कि ईरान एंड इजराइल शुड मेक अ डील एंड विल मेक अ डील जस्ट लाइक आई गॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टू मेक, इन दैट केस बाय यूजिंग ट्रेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स टू ब्रिंग रीजन। यानी कि यहाँ एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ये जता रहे हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ उन्होंने समझौता कराया, वही समझौता वो ईरान और इजराइल के बीच भी करवाने को तैयार है। लेकिन ईरान ये स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि अब बातचीत नहीं होगी। ईरान ये अपने इरादे जाहिर कर चुका है, जो इजराइल का साथ देगा वो भी हमारा दुश्मन होगा और उस पर भी हम टारगेट करेंगे, भले ही वो फ्रांस हो, भले ही वो यूनाइटेड किंगडम हो और भले ही वो यूएस हो। तो ये देखने वाली बात है कि अब ईरान का अगला जो कदम है वो क्या होगा, क्योंकि इजराइल एक बहुत छोटा मुल्क है ईरान के मुकाबले। ईरान की आबादी 9 करोड़ की है, इजराइल की आबादी लगभग 90 लाख की आबादी है। 90 लाख की आबादी का मुल्क
लड़ाई कर रहा है 9 करोड़ की आबादी से। अगर आप उनकी मिलिट्री ताकत भी देख लेंगे तो ईरान की कहीं ज्यादा है। जस्ट बिकॉज इजराइल ये जंग लड़ रहा है तो वो यूएस के दम पर लड़ रहा है। उसको लग रहा था कि हम जंग में कूदेंगे तो यूएस भी कूद जाएगा और हमारा साथ देगा, लेकिन ये यूएस है, ये लड़ाई लगवाता है और उसके बाद वो साइडलाइन हो जाता है। जैसे अब टर्की की बात की, अब जॉर्डन का पक्ष जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रैटेजिकली ईरान के साथ है। और आपको याद होगा जब इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष था तब उसने फिलिस्तीन का खुले तौर पर समर्थन किया था, और वो जो युद्ध है इजराइल और गाजा का, वो हमास का, वो अब भी जारी है। वहीं पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान वो जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम राष्ट्र है, पाकिस्तान ने खुले तौर पर निंदा की है और ईरान का साथ दिया। और पाकिस्तान ने ईरान को यह भरोसा दिया है कि अगर इजराइल ईरान के अगेंस्ट परमाणु बम का इस्तेमाल करता है, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है, तो फिर पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर पावर, अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ईरान के लिए करेगा और ईरान के पक्ष में वो खुले तौर पर इस युद्ध में कूद जाएगा। ये शहबाज शरीफ ने भी इस बात को दोहराया और वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी ये बात कह रहे हैं। अब आ जाइए चाइना पर। चाइना के बारे में कहा जा रहा है, जो अभी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि चाइना के जो प्लेन्स हैं वो लगातार तेहरान, ईरान की कैपिटल में उतर रहे हैं और हथियारों से चाइना खुले तौर पर इस समय इस युद्ध की स्थिति में ईरान का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान ने तो ये धमकी दी है यूएस को। ये धमकी देते हुए अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर यूएस कोई कार्रवाई करेगा ईरान में तो फिर वो यूएस के अगेंस्ट इस युद्ध में कूदेंगे। ये वो अफगानिस्तान है, आपको याद रखना होगा कि 2 दशक तक, लगभग 2 दशक तक यूएस ने यूएस के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी है, वहां के लोगों ने, वहां की आर्मी ने। और इसके अलावा अजरबैजान, आपको याद होगा कि पिछले वक्त अजरबैजान और आर्मीनिया की भी लड़ाई हुई थी जिसमें ईरान ने खुले तौर पर आर्मीनिया का समर्थन किया था, लेकिन अजरबैजान ने कहा है कि वो इस लड़ाई में खुले तौर पर तो नहीं कहा कि वो ईरान के साथ है, लेकिन ये जरूर कहा कि हम अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल, हम अपने जो भी एयर एरिया का इस्तेमाल हम नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में इजराइल को। तो ये समर्थन भी काफी है। अब चूंकि बहुत ये वो इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनका अपना वजूद है, जिनका अपना महत्व काफी ज्यादा है और जो बहुत ईरान के क्लोज भी हैं। अगर आप देखें मैप, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो इस मैप में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप ईस्टर्न साइड चले जाएंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया है। अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो टर्की और इराक पड़ता है, नॉर्थ में जाएंगे तो अजरबैजान, आर्मीनिया पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान पड़ता है और कैस्पियन सी पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं ये नेबर कंट्रीज है। जब भी किसी भी देश की लड़ाई होती है तो उसमें नेबर कंट्रीज क्या साथ दे रही हैं, क्योंकि इसी हवाई पट्टी का इस्तेमाल करके इजराइल भी हमले करेगा, इसी हवाई पट्टी का इस्तेमाल ईरान भी करेगा। वो इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे से सटे हुए मुल्क नहीं है, इनकी दूरी है और इस दूरी के बावजूद भी लड़ाई भयंकर है इन दोनों देशों की। अब आ जाइए सऊदी अरब और यूएई और इजिप्ट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, मुस्लिम देश है। देखिए अगर आप सऊदी अरब की और ईरान की बात करेंगे तो ये वो 2 देश हैं जो मुस्लिमों के देश, जो कि 57 इस्लामिक कंट्रीज है, उसमें एक वर्चस्व की जो लड़ाई जो होती है ना कि हम मुस्लिमों के आका हैं या हम इन कंट्रीज की रहनुमाई करते हैं, तो ये वो कंट्रीज हैं सऊदी अरब और ईरान। ये दोनों का ही कंपटीशन इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। तो सऊदी अरब ने, लेकिन फिर भी सऊदी अरब ने कूटनीतिक स्तर पर यह जरूर कहा है कि इजराइल को इस तरह के हमले नहीं करने चाहिए, इस तरह की तनातनी नहीं होनी चाहिए, कूटनीतिक स्तर पर इसका जो हल है वो निकालना चाहिए। यूएई की तरफ से भी एक सधी हुई प्रतिक्रिया है और इजिप्ट जैसे देश सीधे तो युद्ध में नहीं कूदे, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि इस तरह का हमला इजराइल की तरफ से निंदनीय है, इस हमले की निंदा की है। अब यूएस का आप खुले तौर पर जानते ही हैं, मैंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको बताया कि अब वो कह रहे हैं कि इस संघर्ष में अब डोनाल्ड ट्रंप सीधे तो नहीं कूद रहे हैं, लेकिन मध्यस्थता की बात कर रहे हैं कि, और फिर से कह रहे हैं कि मैंने जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डील कराई थी, ट्रेड डील की धमकी देकर, तो हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। अब फ्रांस की ये जरा तस्वीरें देखिए, फ्रांस में खुले तौर पर विरोध हो रहा है इजराइल का। ना सिर्फ इजराइल का विरोध अब हो रहा है, बल्कि इजराइल का विरोध तब भी हुआ था और लगातार हो रहा है जब हमास के खिलाफ गाजा पट्टी के इलाके में आम लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को मारा जा रहा था, जो जेनोसाइड जिसका नाम दिया गया है।
कि जेनोसाइड वहाँ पर इनके खिलाफ हुआ है। तो फ्रांस में ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये भीड़ दरअसल बताती हुई कि भले ही फ्रांस की हुकूमत यानी कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन, वो भले ही ईरान के साथ खड़े हों, लेकिन वहाँ के बहुत लोग ऐसे हैं, लिबरल लोग ऐसे हैं जो इस लड़ाई में ईरान के साथ खड़े हैं। वहीं अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे तो वो भी इजराइल को समर्थन दे रहे हैं। वहाँ की जनता भले ही कुछ भी चाहे, वहाँ के अलग अलग जो वर्ग हैं वो भी बटे हुए हैं। अब आ जाइए इंडिया पर। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया की हमेशा से नीति रही है ना इसके साथ ना उसके साथ, एक आप बैलेंस्ड वे लेकर चलते हैं। लेकिन ये स्थिति असमंजस की स्थिति है और आपको बहुत कंफर्टेबल नहीं कर रही है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ईरान में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है चाबगाह बंदरगाह का, और इजराइल हमें हेल्प करता है। अभी जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब इजराइल ने कहा था कि भाई हम वी सपोर्ट इंडिया, और आप सभी जानते हैं कि इजराइल की पाकिस्तान से एक दूरी है, इसीलिए भी इजराइल, अगर इजराइल दोनों का दोस्त होता तो शायद वो ये वी सपोर्ट इंडिया वाली बात नहीं कहता। चूंकि इजराइल ने कहा था ईरान के बाद अब पाकिस्तान की बारी आएगी, ये एक स्टेटमेंट बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दिया गया स्टेटमेंट है जो बहुत पहले उन्होंने दिया था। तो यहाँ पर अभी एससीओ की एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो एससीओ के बाकी देश हैं उन्होंने इजराइल और ईरान के मसले पर स्टेटमेंट दिया, और भारत ने उसके इतर स्टेटमेंट, यानी कि उस स्टेटमेंट में भारत शामिल नहीं हुआ क्योंकि उस मीटिंग से भारत ने किनारा कर लिया था। इस स्टेटमेंट में भारत ने जो अलग से स्टेटमेंट जारी किया उसमें यह कहा कि बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए इस मसले को इन दोनों मुल्कों को सुलझाना चाहिए। लेकिन अगर ये युद्ध एस्केलेट होता है, बढ़ता है, तब भारत के लिए जो सिचुएशन है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वहां पर आपको एक स्टैंड लेना होगा। इजराइल भी अभी भारत से अपील कर रहा है कि आप हमें मदद करें। अभी जहां पर हाइफा में जो मिसाइलें दागी हैं ईरान ने, वहां पर अडानी ग्रुप को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। तो दीज आर द इंडियन फर्म्स जिन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, इजरायली स्टार्टअप्स में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया गया है। चूंकि भारत ने इसकी निंदा की है इस पूरे हमले की, और ये कहा है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं। भारत का जो स्टेटमेंट आया, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द इवॉल्विंग सिचुएशन इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स रिलेटेड टू अटैक्स ऑन न्यूक्लियर साइट्स। इंडिया अर्जेस बोथ साइड्स टू अवॉइड एनी एस्केलेटरी स्टेप्स। ये भारत की तरफ से अपील की गई है कि आप कोई भी एस्केलेशन ना करें, इसको कूटनीति के और बातचीत के जरिए ही सुलझा ले। देखिए फाइनली हर युद्ध का जो परिणाम हुआ है वो बातचीत की टेबल पर आकर ही हुआ है। आपको बातचीत की टेबल पर आना पड़ेगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि बातचीत की टेबल पर हम अभी नहीं आएंगे, हम परमाणु जो बम वो बना रहे हैं उसके रिलेटेड कोई भी बात अब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि शुरुआत इजराइल ने की है तो खत्म हम करेंगे। चौथा दिन है इस युद्ध का, अब देखना ये होगा कि ये कितना एस्केलेट होता है। और ये इससे, चूंकि जाहिर तौर पर युद्ध हमेशा तबाही लेकर आता है, स्पेशली आम लोगों को ज़्यादा डेंट पड़ता है। मिलिट्री रूप से तो पड़ता ही है, लेकिन आम लोग उसकी जद में आते हैं, मासूम बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, बड़े आते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज इसकी चपेट में आते हैं, जो कि दोनों तरफ से हो रहा है। और युद्ध की निंदा चारों तरफ होनी चाहिए, उन कंट्रीज से बचना चाहिए जो इसको अपने हथियार बेचने के लिए एस्केलेट कराना चाहते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।